13 जून 2025 को इजराइल ने पहली बार खुलकर ईरान पर ज़बरदस्त हवाई हमला किया, जिसमें 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 से अधिक सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, खासकर नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को। और इस हमले में कई टॉप ईरानी कमांडर मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए, जिससे इजराइल के कई इलाकों में चेतावनी सायरन बजे और सीमावर्ती शहरों में अफरा तफरी मच गई। फिर 15 जून को इजराइल ने एक और हमला करते हुए ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को तबाह किया। इसके बाद अमेरिका भी खुलकर मैदान में उतर आया और 21-22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की 3 अहम परमाणु साइट्स पर हमला किया, जिससे ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र, चीन, रूस और खाड़ी देशों की कूटनीतिक कोशिशों के बाद 25 जून को एक सीमित सीजफायर की घोषणा की गई, लेकिन अब भी स्थिति पूरी तरह शांत नहीं है, क्योंकि सीमाओं पर दोनों पक्षों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। ड्रोन निगरानी जारी है और कभी भी संघर्ष दोबारा भड़क सकता है, जिससे यह साफ है कि यह संघर्ष थमा ज़रूर है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महफूज और आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल महफूज, वो चैनल जहां हम दुनिया को आपके लिए खोलते हैं डिजिटल नक्शे पर, आसान और दिलचस्प अंदाज में। चाहे बात हो किसी देश के इतिहास की, उसकी कूटनीति की, संस्कृति की या उसकी ग्लोबल ताकत की, यहाँ आपको मिलेगा हर देश का असली चेहरा, एकदम बिना फिल्टर के। तो चलिए आज चलते हैं ईरान की ओर और जानते हैं कि कैसे ये देश सदियों पुरानी सभ्यता से आज के संकट तक पहुंचा और क्यों आज पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर टिकी हैं। ईरान की कहानी हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ की धरती ने कई महान साम्राज्यों को जन्म दिया है और हर युग में इसकी पहचान और भी गहरी होती गई है। पर्शियन साम्राज्य, साइरस द ग्रेट और डेरियस जैसे शासकों के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े और संगठित साम्राज्यों में से एक था। इन शासकों ने न्याय, सहिष्णुता और प्रशासन की नई मिसालें कायम कीं। उन्होंने प्रशासन, धर्म और संस्कृति में ऐसे बदलाव किए जिनका असर आज भी दिखता है। उनकी बनाई व्यवस्थाएं और विचार आज भी आधुनिक समाज में देखे जा सकते हैं। ज़रथुस्त्र धर्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक यहीं से शुरू हुआ। इसकी शिक्षाएं अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म हर पीढ़ी को प्रेरित करती रही हैं। इसकी शिक्षाएं आज भी ईरान की सोच में रची बसी हैं। ज़रथुस्त्र, जिन्हें ज़रथुष्ट्र या जोरास्टर भी कहा जाता है, ने जोरोस्ट्रियन धर्म, ज़ोरोरोएस्ट्रियनिज्म की स्थापना की थी। यह एक प्राचीन ईरानी धर्म है जो एक परम निर्माता भगवान अहूरा माजदा में आस्था रखता है और अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष को केंद्र में रखता है। हालांकि इसकी सटीक समय रेखा विवादित है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जोरोस्ट्रियन धर्म की उत्पत्ति लगभग 3500 साल पहले हुई थी। नौरोज जैसे त्योहार, जो नए साल और नई शुरुआत का प्रतीक हैं, लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और समाज में एकता लाते हैं। पर्शियन वास्तुकला, परसेपोलिस के खंडहर और भव्य स्तंभ, ये सब इस समृद्ध विरासत की झलक देते हैं जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। ईरान ने खगोल विज्ञान, गणित, कविता और दर्शन में भी दुनिया को अमूल्य योगदान दिया। यहाँ के विद्वानों ने ज्ञान की सीमाएं आगे बढ़ाईं। रूमी और हाफिज जैसे शायरों की शायरी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कविताएं प्रेम, मानवता और आध्यात्मिकता का संदेश देती हैं। ये देश हमेशा से ज्ञान, कला और विविधता का केंद्र रहा है। यहाँ की गलियों, बाजारों और विश्वविद्यालयों में संस्कृति की गूंज सुनाई देती है। उसकी संस्कृति में प्राचीनता और आधुनिकता का अनूठा मेल है, जहाँ पुरानी परंपराएं और नई सोच साथ साथ चलती हैं। ईरान की कहानी बताती है कि ये देश सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि उम्मीदों, बदलावों और भविष्य की संभावनाओं का भी प्रतीक है। यही विरासत आज के ईरान की बुनियाद है, जो हर नागरिक के जीवन में झलकती है, और इसी पर उसकी पहचान टिकी है। एक देश जो अपने अतीत से सीखकर भविष्य की ओर बढ़ रहा है।
7वीं सदी में इस्लाम के आगमन ने ईरान की दिशा बदल दी। अरब सेनाओं ने पर्शियन साम्राज्य को हराया, लेकिन ईरान ने अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखा। 16वीं सदी में सफ़ी वंश ने ईरान को शिया इस्लाम की पहचान दी। सफ़ी शासकों ने इस्फहान को खूबसूरत राजधानी बनाया, जिसे आधी दुनिया कहा गया। नीली टाइलों वाली मस्जिदें, भव्य महल और पर्शियन कालीनों की कला इसी दौर की देन है। मुल्ला सदरा जैसे दार्शनिकों ने इस्लामी दर्शन को नई ऊंचाई दी। सफ़ी साम्राज्य ने ईरान को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एकजुट किया। आज भी ईरान की शिया पहचान उसकी राजनीति और समाज में गहराई से जुड़ी है। ये दौर ईरान के मिजाज और उसकी अनूठी पहचान की नींव बना, और यही पहचान आज तक कायम है। 20वीं सदी में ईरान की किस्मत बदल गई। एक ऐसा देश जो कभी अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब दुनिया की नज़रों में आ गया। तेल की खोज ने उसे वैश्विक राजनीति का केंद्र बना दिया। रेगिस्तान के नीचे छुपा काला सोना अब ईरान की तकदीर लिखने लगा। ब्रिटेन और अमेरिका ने ईरान के तेल पर कब्जा जमाया, जिससे देश में गुस्सा पनपा। विदेशी कंपनियों का मुनाफा बढ़ता गया, लेकिन ईरानी जनता को उसका लाभ नहीं मिला। मोहम्मद मोसादेग ने प्रधानमंत्री बनते ही तेल का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे लोगों में उम्मीद जगी। लेकिन पश्चिमी ताकतों ने उनकी सरकार गिरा दी और ईरान की आज़ादी पर फिर से सवाल उठने लगे। 1953 में CIA और MI6 ने मिलकर शाह को सत्ता में वापस बैठाया। यह तख्ता पलट ईरान के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। शाह ने व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर आधुनिकता और सुधार लाने की कोशिश की। स्कूल, सड़कें और उद्योग बने, लेकिन तानाशाही और असमानता बढ़ती गई। सावाक पुलिस ने विरोधियों को कुचला और आम लोग खुद को हाशिए पर महसूस करने लगे। डर और असंतोष का माहौल फैलने लगा। अमीरी कुछ लोगों तक सीमित थी, जबकि आम जनता और धार्मिक वर्ग नाराज थे। समाज में गहरी खाई बनती गई। पश्चिमी दखल और शाह की नीतियों ने जनता में अविश्वास और गुस्सा भर दिया। लोग अपनी पहचान और अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। यही असंतोष एक बड़े तूफान की आहट था, जो पूरे देश में महसूस किया जा सकता था। ईरान की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। संसद, सड़कों और अखबारों में बदलाव की चर्चा थी, और बदलाव की लहर अब रुकने वाली नहीं थी। लोग एक नई शुरुआत की उम्मीद में सड़कों पर उतर आए थे। तेल ने ईरान को समृद्धि दी, लेकिन साथ ही संघर्ष और अस्थिरता भी। यह समृद्धि सबके लिए नहीं थी, और यही असंतुलन आगे बढ़ता गया। यही संघर्ष आगे चलकर क्रांति का कारण बना, एक ऐसी क्रांति जिसने ईरान की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। 1979 में शाह के खिलाफ गुस्सा पूरे देश में फैल चुका था। लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लग रहे थे और हर तरफ बदलाव की मांग थी। इस माहौल में धार्मिक नेताओं का प्रभाव भी तेजी से बढ़ा। जनता और धर्मगुरु एकजुट होकर एक ऐसी क्रांति की ओर बढ़ रहे थे जो इतिहास में दर्ज होनी थी। आयतुल्लाह खोमैनी, जो वर्षों से निर्वासन में थे, आखिरकार तेहरान लौटे। उनकी वापसी पर लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर उनका जोरदार स्वागत किया। यह पल ईरान के लिए एक नई शुरुआत थी। जल्द ही जनमत संग्रह हुआ, जिसमें जनता ने भारी बहुमत से ईरान को इस्लामिक गणराज्य बनाने का फैसला किया। एक नया संविधान बना, जिसमें शरिया कानून को मुख्य आधार बनाया गया। साथ ही सुप्रीम लीडर की व्यवस्था लागू की गई, जिससे धार्मिक नेतृत्व को सर्वोच्च अधिकार मिला। खोमैनी पहले सुप्रीम लीडर बने, जिनके आदेश पूरे देश में सर्वोपरि माने गए। उनके पास सेना, न्यायपालिका और प्रशासनिक तंत्र की पूरी ताकत थी। विदेश नीति से लेकर आंतरिक मामलों तक हर फैसले में उनका दखल था। महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया और शिक्षा व्यवस्था में भी बड़े बदलाव आए। संस्कृति और समाज में इस्लामी मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिससे जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। पश्चिमी प्रभाव पर सख्त रोक लगा दी गई। सिनेमा, फैशन और मीडिया में भी बदलाव दिखने लगे। समाज में गहरे बदलाव आए।
लोगों की सोच और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इस क्रांति ने ईरान को दुनिया से अलग थलग कर दिया, लेकिन साथ ही उसे एक नई शिया और क्रांतिकारी पहचान भी दी। अब ईरान खुद को शिया मुसलमानों और क्रांतिकारी आंदोलनों के केंद्र के रूप में देखता था। धार्मिक एकता और विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा किया गया। ईरान ने खुद को साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों के नेता के रूप में पेश किया। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते पूरी तरह टूट गए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव बढ़ा। 1979 की क्रांति ने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। लोगों की उम्मीदें, डर और सपने, सब कुछ नया था। अब ईरान एक नए रास्ते पर था, संघर्ष, टकराव और अपनी पहचान की जिद के साथ। नई पीढ़ी के लिए यह रास्ता चुनौतियों से भरा था, लेकिन उनमें अपने देश और संस्कृति के लिए गर्व भी था। और ये रास्ता आज भी जारी है। ईरान की कहानी, उसकी पहचान और उसका संघर्ष अब भी दुनिया के सामने है। क्रांति के बाद ईरान अमेरिका संबंध बुरी तरह बिगड़ गए। अमेरिकी दूतावास संकट और बंधक कांड ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 1980 में इराक ने ईरान पर हमला किया। 8 साल के युद्ध ने देश को झकझोर दिया। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन पश्चिम को शक था कि वो बम बना रहा है। प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। 2015 में न्यूक्लियर डील हुई, लेकिन अमेरिका ने 2018 में खुद को इससे अलग कर लिया। तनाव फिर बढ़ गया और ईरान एक बार फिर वैश्विक दबाव में आ गया। प्रतिबंध, संघर्ष और अविश्वास, यही ईरान की नई पहचान बन गए और ये कहानी अब भी जारी है। आज का ईरान विरोधाभासों से भरा है, सख्त कानून लेकिन बदलाव की चाहत से भरी युवा पीढ़ी। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने युवाओं को दुनिया से जोड़ा है और वे आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों पर पाबंदियां हैं, लेकिन वे शिक्षा, करियर और समाज में आगे बढ़ रही हैं। वे हिजाब और सामाजिक नियमों को चुनौती देती हैं, छोटे छोटे विद्रोह करती हैं। 2022 में महसा अमीनी की मौत ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया। औरत, जिंदगी, आज़ादी का नारा सिर्फ हिजाब के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ था। महिलाओं और युवाओं ने जान जोखिम में डालकर सरकार को चुनौती दी। सरकार ने सख्ती दिखाई, लेकिन बदलाव की चिंगारी बुझी नहीं। महसा अमीनी की मौत ने नई पीढ़ी को आवाज़ दी है। अब ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। विमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन ने दुनिया को ईरान के असंतोष से रूबरू कराया। बदलाव की लहर अब थमने वाली नहीं और ये संघर्ष ईरान के भविष्य की दिशा तय करेगा। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी है। ये पीढ़ी इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक संस्कृति से जुड़ी है। वे व्यक्तिगत आज़ादी, बेहतर भविष्य और नौकरी के अवसर चाहते हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी बात कहने और आंदोलनों को संगठित करने का मंच दिया है। विमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन में सोशल मीडिया की भूमिका अहम रही। आर्थिक रूप से ईरान के पास संसाधन हैं, लेकिन सरकार की नीतियां उसकी तरक्की में बाधा है। ईरान के नेता दुविधा में हैं, कट्टर विचारधारा या आर्थिक विकास। उसकी रणनीतिक स्थिति उसे हमेशा अहम बनाए रखेगी। चीन और रूस जैसे देश उसके सहयोगी बन रहे हैं। ईरान का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो दुनिया से कैसे जुड़ता है और क्या उसकी युवा पीढ़ी बदलाव ला पाएगी। ईरान कई संभावनाओं के चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है मौजूदा धार्मिक शासन का जारी रहना, जिसमें समाज के तनाव और प्रतिबंध बने रहेंगे। दूसरा रास्ता धीरे धीरे सुधार, जिसमें सरकार कुछ आज़ादी दे सकती है। तीसरा रास्ता एक और क्रांति या बड़ा बदलाव, जिसकी संभावना विमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन ने दिखा दी है। ये बदलाव ईरान को लोकतांत्रिक बना सकते हैं या अस्थिरता ला सकते हैं,
लेकिन तय है कि ईरान का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी तय करेगी। वे एक ऐसा देश चाहते हैं जो अपनी विरासत पर गर्व करे और भविष्य की ओर बढ़े। सवाल है, क्या मौजूदा व्यवस्था इन आकांक्षाओं को जगह देगी या बदलाव की लहर उसे बदल देगी? ईरान का भविष्य अनिश्चित है लेकिन संभावनाओं से भरा है और ये फैसला अब उसके लोगों के हाथ में है। तो ये थी ईरान की कहानी, पर्शिया की महान सभ्यता से लेकर आज के संघर्षों तक। ये देश सिर्फ प्रतिबंधों और सख्त कानूनों का नहीं बल्कि शायरी, कला और साहस का भी है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी खुद को बार बार बदलने की क्षमता। हर बड़े परिवर्तन के बावजूद उसने अपनी सांस्कृतिक पहचान को हमेशा संभाल कर रखा। आज फिर वो बदलाव के मुहाने पर है, परंपरा और आधुनिकता के बीच। औरत, जिंदगी, आज़ादी का नारा उसकी नई पहचान बन गया है। उम्मीद उसकी युवा पीढ़ी और महिलाओं में दिखती है। भविष्य अनिश्चित है लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। ईरान हमेशा बदलता रहा है और आगे भी बदलेगा। दुनिया की नज़रें इस महान देश की अगली कहानी पर टिकी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक अनोखी और रोचक जर्नी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने, सोचने और समझने का मौका मिला होगा। अगर आप भी मेरे जैसे हैं जो दुनिया को डिजिटल नक्शे पर एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो ट्रॉपिकल महफूज चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में बताएं अगली बार किस देश की सैर करें, और तब तक दुनिया को देखिए, सोचिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।